मेरी उम्र इस समय 21 साल है, लेकिन मेरे कंधों पर मेरे परिवार का बोझ बहुत ज़्यादा पड़ चुका है और मैं एक ऐसा काम करना चाहता हूँ जिससे मैं अपने परिवार पर वो बड़ा कर्ज उतार पाऊँ। मेरे पिता ने 15 साल पहले एक कर्ज लिया था ज़मींदार से और वो कर्ज हम आज तक चुकाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वो कर्ज की बेड़ियां मेरे पिताजी के पांव में ऐसी पड़ी कि धीरे धीरे वो कर्ज के वजन के नीचे दबते गए और अपनी जिंदगी को दूर करते गए। मेहनत उन्होंने बहुत ज़्यादा की कि वो इस कर्ज को वापस कर पाएं, लेकिन उनकी हिम्मत धीरे धीरे टूटती गई। उस कर्ज पर ब्याज बढ़ता गया और हमें अपनी ज़मीन गिरवी रखनी पड़ी। पुश्तैनी ज़मीन जो हमेशा से हमारे परिवार की हुआ करती थी और हम वहाँ पर खेती किया करते थे। उस खेती से हमें कभी भी मुश्किल का सामना करना नहीं पड़ा, लेकिन मेरे पिता एक बिजनेस करना चाहते थे और उनके पास पैसे नहीं थे। दादाजी ने कहा था, ज़मीन को गिरवी रख दो, उससे जो पैसे मिलेंगे उसके बाद उससे बिजनेस खोल लेना और जब कमाई होने लगे तो तुम सारा का सारा कर्ज वापस कर देना। और वो कर्ज वापस कर नहीं पाए। जो काम उन्होंने खोला था उसमें घाटा हो गया और धीरे धीरे वो कर्ज जैसे उनके गले में फांसी का फंदा बनता ही रहा। अब हमारे ऊपर 15 लाख का कर्ज है और उसे वापस करना असंभव के समान प्रतीत हो रहा है। ऐसा लग रहा है मेरे पिता ये काम कर नहीं पाएंगे। वो उस जमींदार के घर सफाई का काम करते हैं, हर तरह का काम करने को मजबूर हैं, लेकिन फिर भी उनकी तनख्वाह से वो सिर्फ किस्त दे पाते हैं और वो कर्ज खत्म नहीं हो पा रहा है। ऐसा लग रहा है मेरे पिता जिंदगी खो देंगे, लेकिन हम वो ज़मीन वापस नहीं पा पाएंगे। और मैं भी काम तो ढूंढ रहा हूँ, लेकिन काम से घर का गुजारा हो पाता है, लेकिन वो कर्ज को हम धीरे धीरे भी कम नहीं कर पा रहे हैं। शायद यही कारण है कि मेरा स्वभाव बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया है। मैं चाहता हूँ कोई ऐसा काम करना जिससे तनख्वाह ज़्यादा मिले, घर का गुजारा तो हो पाए, इसी के साथ धीरे धीरे मैं वो कर्ज को उतारता चला जाऊं और हमारी पुश्तैनी ज़मीन हमें वापस मिल जाए। मैं चाहता हूँ कि पिताजी की मौत से पहले मैं ये काम कर पाऊँ, उनकी आंखों के सामने मैं उनका सपना पूरा कर पाऊँ। वो सपना उन्होंने तब देखा था जब हम कर्ज में डूबे थे कि ये ज़मीन कभी हमें वापस मिलेगी, वहाँ पर दोबारा खेती कर पाएंगे, लेकिन अब ऐसा होता हुआ हमें नज़र तो नहीं आ रहा है। मैं काम की तलाश में उस गांव से निकलकर कई शहरों में जा चुका हूँ, कई जगह झगड़ा मोल ले चुका हूँ। तनख्वाह बढ़ाने के लिए एक काम को छोड़ता हूँ, दूसरे काम को पकड़ लेता हूँ। कोई ऐसा काम करना चाहता हूँ जिससे मुझे 15 लाख रुपए मिल जाएं और वो ज़मीन मैं वापस ले आऊँ। उसके बाद मैं गांव में फिर से अपनी उस ज़मीन पर फसल उगानी शुरू कर दूंगा, लेकिन कोई ऐसा काम तो मिले जिसमें 15 लाख मिल जाएं। लोग पता नहीं कैसे करोड़पति अरबपति बन जाते हैं, मैं तो वो 15 लाख तक नहीं कमा पा रहा हूँ। शायद इसीलिए अखबार में मैं पढ़ता ही रहता हूँ, ऐसे इश्तिहार देखता ही रहता हूँ जहाँ नौकरी काफ़ी आसान हो, तनख्वाह ज़्यादा हो, ताकि मैं एक के साथ दूसरी नौकरी भी कर पाऊँ, 2 काम इकट्ठे कर पाऊँगा, बिना सोए काम करूँगा, फिर भी मैं शायद वो ज़मीन वापस नहीं ले सकता। ये मेरी आंखों के सामने खटकने लगा था। तभी मुझे किसी जान पहचान वाले ने बताया कि एक मणिपुर से बहुत ज़्यादा अमीर आदमी हमारे राज्य में आया हुआ है और वो अपने बंगले में लोगों की इंटरव्यू ले रहा है। वो उन्हें काम पर रखना चाहता है। उसके पास बड़ी बड़ी नौकरियां भी हैं, लेकिन उसे कोई भरोसेमंद चाहिए। मुझे लगा एक बार मुझे ट्राई करनी चाहिए, शायद वो मुझे वहाँ पर रख ले जहाँ मुझे ज़्यादा पैसे मिल जाएं। मैं उसके बंगले में पहुँच गया था और उस बूढ़े आदमी से मिलने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। क्या कहूँ, सैकड़ों में थे लोग वहाँ पर और उनकी इंटरव्यू लेने वाले लोगों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा होगी। इसीलिए बड़ी जल्दी जल्दी उन्हें अंदर बुलाया जा रहा था, बात करके बाहर भेजा जा रहा था और हर किसी से यही कहा जा रहा था, बाद में आपको बताया जाएगा। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपको खुद कांटेक्ट कर लिया जाएगा, आप दोबारा यहाँ मत आएं। इस तरह लोगों की इंटरव्यू ली जा रही थी और उन्हें बाहर भेजा जा रहा था। मैं 6 घंटे वहाँ इंतज़ार करता रहा था। धूप बहुत ज़्यादा थी,
कई लोग तो धूप के कारण वापस चले गए। वो गालियां निकाल कर गए थे कि ऐसे कौन से मालिक हैं जो धूप में खड़े रहने को कहते हैं और देखना क्या चाहते हैं, बड़ी जल्दी वापस भेज देते हैं। नौकरी देते भी हैं या नहीं किसी को पता नहीं था, लेकिन मेरे पास कोई खास ऑप्शन भी नहीं थी, तो मैं उस धूप में खड़ा रहा। शाम का वक्त हो गया और जब अंधेरा होने लगा, कई लोग थे जो अंधेरा देखकर वापस दूर दूर के गांव से आए हुए जाने की कोशिश कर रहे। धीरे धीरे भीड़ छंटती गई और जब मेरी बारी आई, रात के 10 बज चुके थे। बहुत कम लोग बचे थे जिनकी इंटरव्यू अभी होने वाली थी। मेरे पीछे सिर्फ 5 लोग और थे और मैं जैसे ही उस बंगले के अंदर गया, मुझे एक जगह खड़े रहने के लिए कहा गया। मैं वहाँ चुपचाप खड़ा हो गया। उसके बाद एक आदमी आया और मुझे कहने लगा, तुम दिखने में सही नहीं लगते, ऐसा करो तुम जा सकते हो। ये सुनते ही मैं रोने लगा। अरे इंटरव्यू तो ले लीजिए, मुझे तो कुछ पता भी नहीं है नौकरी क्या है। वो आदमी ने कहा, बस हम देखकर ही पहचान कर लेते हैं, किसे रखा जा सकता है किसे रखा नहीं जा सकता। तुम ऐसा करना, तुम कल सुबह सुबह आ जाना और दोबारा ट्राई कर सकते हो। ये बात कहकर उसने मुझे वापस भेज दिया था और मैं रो रो कर बुरा हाल कर चुका था। सोने के लिए मेरे पास कोई खास जगह नहीं थी। इसके बाद मैंने वहाँ सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, क्या इस बड़े से गार्डन में मैं सो सकता हूँ? कल सुबह दोबारा वो कह रहे हैं इंटरव्यू मैं दे सकता हूँ। अभी शायद मैं उन्हें पसंद नहीं आया, मुझे नहीं पता क्या कारण था। इसके बाद वो रात मैंने वहीं पर गुजारी थी। खाना तक नहीं खाया था मैंने। फिर से अगली सुबह लाइन में लग गया और इस बार मुझे लाइन में आगे लगने का मौका मिला, क्योंकि पूरी रात तो मैं गार्डन में ही रहा था। जैसे ही लाइन में मैं आगे लगा था, मैं उस बंगले में अंदर गया और वही आदमी मुझे फिर से देख रहा था। और इसके बाद वो कहने लगा, तुम तो कल रात को इंटरव्यू के लिए आए थे ना? मैंने कहा, जी जी, आपने कहा था ना कल दोबारा ट्राई कर लेना। उसने कहा, ठीक है, तो इतनी जल्दी किसी की बारी दोबारा नहीं आ सकती, तुम्हें लाइन के पीछे जाकर लगना होगा। जब तुम्हारी बारी आएगी फिर तुमसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैं अब कहता भी तो क्या कहता। फिर से सर झुकाकर मैं उस लाइन में पीछे लग गया था। ये मेरे लिए हर रोज का काम था। कई जगह धक्के खाया करता था। मुझे लगा करता था कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, और यहाँ इतने ज़्यादा लोग हैं, शायद कोई अच्छी नौकरी होगी जिसके बारे में मुझे पता तक नहीं था। वो शाम तक इंतज़ार किया था मैंने। बहुत ज़्यादा थका हुआ था, भूखा था, पानी पीने तक को नहीं मिला था। और जैसे ही मैं उस बंगले के अंदर आया, वो आदमी मेरी तरफ देख रहा था। मैंने नज़रें झुका ली थी। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, फिर से मैं वो गलती ना करूं। कल मैंने पता नहीं क्या गलती की, मैं अच्छा क्यों नहीं लगा। वो आदमी मुझे देखकर कहने लगा, तुम बताओ कल दोबारा आ सकते हो या नहीं? कई लोगों को जैसे सिलेक्ट किया नहीं गया और शायद तुम भी उनमें से हो, तो दोबारा ट्राई तुम कर सकते हो। इस बार जो मालिक है ना, वो तुम्हें देखेंगे और देखने में अगर उन्हें अच्छे लगे तो तुम्हें रखा जाएगा, वरना मेरी तरफ से तो ना ही है। तुम दोबारा आना चाहोगे या नहीं? मैं क्या कहता, मैंने कोई जवाब नहीं दिया और फिर से मुझे वहीं गार्डन में सोना पड़ा था। पहले दिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी, दूसरे दिन बहुत कम भीड़, और अब तीसरे दिन तो बहुत कम लोग आए हुए थे। उन्हें बेवजह ही जैसे वापस भेजा जा रहा था। कई लोग लड़कर जाते, जो दूसरी बार आए थे वो गालियां निकाल कर गए थे, जबकि मैं तो तीसरी बार आया था। मेरी बारी 9 बजे ही आ गई। उसके बाद मैं नज़रें झुकाकर जब उस आदमी के सामने खड़ा था, मैं अपनी उंगलियों को खुरच रहा था। मुझे डर था मुझे फिर से वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन उस आदमी ने कहा, तुम तीसरी बार आ रहे हो, मैं तुम्हें पहचान सकता हूँ। तो तुम कल शाम के वक्त आए थे ना, तो तुम्हें फिर से शाम के वक्त तक का इंतज़ार करना होगा। ये मैंने सुना और नज़रें झुका ली। मुझे लगा फिर से ये बेवजह ही जैसे टेस्ट ले रहे हैं, पता नहीं सिलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन मैंने धीरे धीरे जैसे भीड़ से खुद को छांट लिया था। जो लोग अपने स्वभाव में शांति नहीं ला सकते थे, वो पहले दिन गए। जो खुद में धैर्य रखे हुए थे, दूसरे दिन तक उनका धैर्य टूटा, वो जा चुके थे। अब बहुत कम लोग थे। ज़्यादातर लोगों को भेजा गया और अंत में शाम तक सिर्फ मैं अकेला था। किसी को सिलेक्ट किया गया या नहीं किया गया, इसके बारे में बताया तक नहीं गया था। उसके बाद कुछ खास लोग थे जिन्हें नौकरी मिल चुकी थी। शाम को उन्हें यहाँ बुलाया गया।
मुझे उस बंगले के अंदर बुलाया गया था। उसके बाद मेरे सामने उनकी बातें की जा रही थी कि इसे कैशियर की नौकरी मिल चुकी है, इसे सेल्समैन की नौकरी मिल चुकी है, इसको 15,000 मिलेंगे, एक को 55,000 मिलेंगे। और ये देखकर मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे। मेरे बारे में बताया तक नहीं गया था, मेरा फिर से टेस्ट होने वाला था। वो आदमी मुझे देखते ही कहने लगा था, तुम मुझे फिर से अच्छे नहीं लग रहे, तो तुम्हारी सिलेक्शन शायद नहीं होगी। फिर भी अगर तुम मालिक से मिलना चाहते हो, क्या मिलना चाहोगे? उन्हें तुम में कुछ दिखे, शायद वो तुम्हें काम पर रखेंगे, और मुझे लगता नहीं है तुम्हें काम पर रखा जाएगा। मिलना चाहोगे? मैंने नज़रें झुकाकर कहा, मैं कोशिश करना चाहूँगा, एक कोशिश तो की जा सकती है ना। इसके बाद उसने मुझे अंदर की तरफ एक खास कमरे में भेज दिया। एक बूढ़ा आदमी बड़ी सी कुर्सी पर बैठा था, उसके हाथ भी कांप रहे थे। मुझे देखते ही उसने इशारा किया, बैठो बैठो, मैंने तुम्हारी काफ़ी तारीफ़ें सुनी हैं। मैंने उसको कहा, सर मैंने अभी इंटरव्यू नहीं दी, मुझे देखते ही वापस भेजा जा रहा है। आप कुछ पूछेंगे ताकि मैं जवाब दूं, फिर आपको शायद मैं इम्प्रेस कर पाऊं। उस आदमी ने कहा, जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, तुम पहले ही मुझे इम्प्रेस कर चुके हो, मुझे तुम पहले ही पसंद आ गए थे। मैंने कहा था उसे कि ये मुझे सही लग रहा है, लेकिन उसने कहा टेस्ट अभी करने होंगे, इसमें धैर्य है या नहीं है। कई पसंद आए थे और अंत में चुनाव तुम्हारा ही हुआ, या कह सकते हो तुमने खुद को चुना, बाकी तो भाग चुके थे। यही तो टेस्ट था, तुम्हारा चुनाव हो गया है। लेकिन काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है, यहाँ तक पहुँचे हो अब तुम्हें बताया जा सकता है कि काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कर पाओगे तुम? मैंने कहा, सर आप जो भी काम दीजिए मैं करने को तैयार हूँ, बस तनख्वाह थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़रूरत है पैसों की। मैं कम पैसों में काम नहीं कर पाऊँगा, मेरी एक मजबूरी है, इसीलिए मैं इंतज़ार कर रहा था। आप तो काफ़ी अमीर हैं, अच्छे अच्छे लोग ढूंढ रहे हैं ना, तो मुझे भी कोई अच्छी सी नौकरी दे दीजिए। मुझे भी अगर 30-40 हज़ार की कोई नौकरी दे सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। मेरी ज़बान कांप रही थी और वो हंसने लगा और चाय की उस प्याली में थोड़ी सी चीनी डालकर घोलते घोलते कहने लगा, 40-50 हज़ार? तुम्हें लगता है तुम्हें 3 दिन बार बार बुलाया गया वो 40-50 हज़ार की नौकरी देने के लिए? मैं थोड़ा सा घबराया और मैं कहने लगा, मुझे नहीं पता सर। उसने कहा, मैं तुम्हें कोई ज़्यादा बड़ी नौकरी देने की बात नहीं कर रहा, काम काफ़ी छोटा होगा, ज़्यादा दिनों की नौकरी नहीं दे सकता। और ये बात ने मेरे चेहरे पर मायूसी ला दी थी। इतने टेस्ट देने के बाद बस कुछ दिनों का काम। लेकिन उसके बाद जो उसने कहा था ना, उसने मेरी आंखें खोल दी थी। उसने कहा, देखो काम मुझे लगता है 2-4 हफ्ते का हो सकता है या 1-2 महीने का भी हो सकता है, ये तुम पर निर्भर करता है तुम इस काम को कितने समय में करते हो। मैं कोई तनख्वाह नहीं लगाने वाला कि महीने महीने हफ्ते हफ्ते दूंगा। सीधा बात करते हैं, एक बार की 50 लाख मिलेंगे। ये काम करोगे तो पूरे के पूरे 50 लाख मिलेंगे और सीधा तुम्हारे अकाउंट में, टैक्स वैक्स काटने के बाद। क्या काम करने को तुम तैयार हो? मुझे जैसे सही से सुना नहीं। मैंने दोबारा पूछा, सर कितना? 50 हज़ार कह रहे हो पूरा काम का? उसने कहा, सुना ही नहीं दिया अच्छे से? 50 लाख, 50 लाख पूरे काम के। और अगर मुझे तुम्हारा काम अच्छा लगा तो बोनस अलग से दे दूंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। कितना बोनस दूं? अब एक तनख्वाह भी नहीं कह सकता, एक बार में दे रहा हूं, तो मान लो कि 10-20 लाख एक्स्ट्रा दे दूंगा अगर काम अच्छा लगा तो। 50 लाख तो मिलेंगे काम पूरा होने के बाद। मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। 50 लाख 1-2 महीने के काम के लिए? आखिर मुझे ऐसा कौन सा काम करना होगा? मैंने उससे ये सवाल किया, क्या आप कोई ऐसा काम तो करने को नहीं कहेंगे जो इलीगल हो, या मैं किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं फंसने वाला? उसने मुस्कुराते हुए कहा था, नहीं नहीं, कोई बड़ी मुसीबत में नहीं फंसोगे, ऐसा कोई इलीगल काम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा रूहानी काम है। तुम समझ सकते हो रूहानी काम किसे कहा जाता है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन मैं पता तो करना चाहता था ना, मैं काम कौन सा करने वाला हूँ। ऐसा तो नहीं कि
पहले ही दिन मैं ऐसी जगह पर जाऊं जहां मुझे गोली लग जाए और मैं मारा जाऊं तो इसके मुझे पैसे भी नहीं मिलेंगे। तो मैं पूरी तरह से पक्का करना चाहता था। मैंने उसको कहा, आप बताइए मुझे काम क्या करना होगा, रूहानी काम मैं समझ नहीं पा रहा, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? तब उसने मुझे पूरी तरह से साफ साफ बताना शुरू किया। तुम्हें एक खास जगह पर जाना होगा, मणिपुर। मेरी जगह वहाँ मणिपुर में जंगल में तुम्हें एक भूत मिलेगा, एक पिशाच मिलेगा। वहाँ ऐसी कई शक्तियाँ हैं और तुम्हें एक चांदी का प्याला उनसे लेकर आना होगा। किसी को पता नहीं चलता वो चांदी का प्याला किसके पास है। भूत, प्रेत, पिशाच, डायन, चुड़ैल, वहाँ बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ मौजूद हैं जो आपको कंफ्यूज करती हैं। मैं कोशिश कर चुका हूँ, अगर तुम वो काम कर पाओ तो मैं तुम्हें 50 लाख दूंगा। मैं थोड़ा सा घबरा गया। मैं सोचने पर मजबूर हो गया, कहीं ये सठिया तो नहीं गया। कैसी भूत प्रेतों की बात कर रहा है? भूतों से चांदी का प्याला लेकर आना है? ये कैसा पागलपन है? और इसने अगर कोशिश की है, ये नहीं कर पाया है, तो मुझे करने को क्यों कह रहा है? मैंने उसको यही सवाल किया तो उसने कहा, देखो, ईमानदारी सबसे पहली चीज होती है, ईमानदारी। मैं बूढ़ा हूं, ये काम करने की कोशिश की थी, कर नहीं पाया, और उसके बाद मुझे ईमानदार बहुत कम लोग मिले। वो चांदी का प्याला है, लेकिन वहां कुछ और भी होगा। तुम्हें पैसों की कितनी ज़रूरत है मैं जानता हूं। तुम अगर ये काम करोगे तो 50 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन लालची मत बनना, ईमानदार रहना और तुम आराम से ये काम कर पाओगे। ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाली। क्या तुम ये काम करने को तैयार हो? मैं अगर किसी और हालत में होता शायद ये काम मना कर देता, लेकिन मैं बड़ी मुसीबत में था। 15 लाख रुपए मुझे चाहिए थे और यहाँ तो 50 लाख मिलने वाले थे। मैं वो कर्ज भी वापस कर पाऊंगा। उसके बाद बाकी बचे पैसों से मैं अपनी जिंदगी भी बहुत अच्छी बिता पाऊंगा। अपने पिता के बड़े बड़े सपने भी पूरे कर पाऊंगा। ऐसे काम को मैं मना कैसे कर सकता था? लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में कई सारे ख्याल थे। उसने काम करने को मुझे तैयार कर लिया। मैं जैसी भी चिंताएं उसे बताता, वो मेरी चिंता के बाद जो अपना जवाब देता उससे मैं खुश हो जाता। उसने कहा, अगर तुम्हें कुछ हो भी गया ना, बस वो प्याला ले आना, उसके बाद मैं तुम्हारे परिवार वालों को 50 लाख दूंगा। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी। अगर तुम्हें कुछ हो भी जाता है, प्याला नहीं भी लेकर आए, तो तुम्हारे परिवार वालों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी होगी। उसने ऐसी ऐसी बातें की, मैं मना नहीं कर पाया और मैंने उसी दिन हामी भर दी। और उसने कहा, तैयारियां शुरू कर दो। अपने परिवार को यह बताना मत तुम कहाँ पर जा रहे हो। 2 महीने के लिए तुम वहाँ पर जाओगे और प्याला कैसा है, कैसे लेकर आना है, उसकी जानकारी मैं खुद तुम्हें दूंगा। और उसके बाद तुम जो सामान ले जाना चाहते हो वो मेरे पैसों से खरीदना। क्या क्या ज़रूरी है, किस चीज़ की ज़रूरत तुम्हें पड़ेगी, वो तुम मेरे क्रेडिट कार्ड से खरीद सकोगे। जैसा उसने कहा मैंने वैसा किया। घर वालों को मैंने बता दिया था। उसके बाद दोबारा उसी हवेली में आया और वहाँ मुझे अच्छे अच्छे कपड़े दिए गए, बहुत सारी चीज़ें दी गई। मुझे एक क्रेडिट कार्ड दिया गया जिससे मैं शहर से सामान लेकर आ सकता था। मुझे उसने एक खास तस्वीर दिखाई थी। वो चांदी का प्याला कैसा है? मैंने उसको कहा था, ऐसा चांदी का प्याला आप बनवा नहीं सकते, आप तो बहुत ज़्यादा अमीर हो, 1-2 लाख दीजिए, बिल्कुल ऐसा का ऐसा प्याला आपका बन जाएगा। चांदी तो सस्ती होती है ना। उसने कहा, कीमत चांदी के प्याले की नहीं है। चांदी के प्याले में जो चीज़ है वो एक पानी है जिसे रूहानी पानी कहा जाता है। वो पानी की बूंद गिरने मत देना, संभाल कर रखना। आंधी ही भरी होगी वो प्याली और तुम्हें वो बस मेरे तक लेकर आना है। वो चांदी का प्याला, उसमें सबसे कीमती पानी है। बस तुम सवाल मत पूछना उस पानी से क्या होता है, वो मेरा काम। तुम्हारा काम 50 लाख का, तुम्हें 50 लाख मिलेंगे। उसके बाद मणिपुर उसने मुझे फ्लाइट से भेजा था। हवाई जहाज़ में पहली बार बैठा था मैं और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। यानी उसके लिए मैं ज़रूरी हूँ, वरना ऐसे काम के लिए फ़्लाइट कौन बुक करवाता है? अपना क्रेडिट कार्ड कौन देता है? महंगे ब्रांडेड कपड़े कौन पहनाता है?
यानी सच में ये काम मुश्किल होगा, बस मुझे पूरा करना है। मुसीबतें जैसी भी आएं, भूत प्रेत जैसे भी आएं, मुझे उनसे मुकाबला करना है। बहुत सारे नियम थे जो उसने मुझे बताए थे, बहुत सारी जानकारी थी जो उसने मुझे दी थी। उसके जीवन के जितने अनुभव थे उसने मुझे बताए। मैं 2 दिन उसके पास रहा। जैसी जैसी जानकारी उसने दी वैसी वैसी दिमाग में डाल चुका था। भूत कैसे होते हैं, चुड़ैलें क्या कर सकती हैं, डायनें क्या करती हैं, और रूहानी दुनिया रात के 12 बजे से 3 बजे तक खुलती है और वहाँ से मुझे प्याला लेकर आना है। भरोसा किसी पर नहीं करना है। वहाँ ऐसी ऐसी शक्तियाँ होंगी जो मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश करेंगी। वो भी इसी तरह से भटका था और अब वो चाहता था मैं वो काम पूरा करूं। मुझे मणिपुर के एक ऐसे गांव में छोड़ दिया गया था जो कि जंगल के बीच में बना हुआ था और मुझे बताया गया था किसी को ये नहीं बताना है कि मैं बिहार से आया हूँ, यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं क्या काम करने के लिए आया हूँ। और उन्हें ये भी नहीं बताना है कि 12 बजे से 3 बजे के बीच जंगल की एक खास जगह पर क्या क्या होता है। मुझे रहना उस गांव में है, काम करने के लिए जंगल के बीच जाना होगा। हो सकता है 1-2 हफ्ते में काम निपट जाए, हो सकता है समय 2-3 महीने का लग जाए। काम मुझे पूरा करना था। उस गांव में पहुंचने के बाद वो गांव वाले पूछ रहे थे आखिर मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, और मैंने उन्हें वो सरकारी पेपर दिखा दिए कि मैं सरकारी विभाग की तरफ से आया हूँ, गांव गांव घूमता हूँ, उनकी मुसीबतों के बारे में जानने की कोशिश करता हूँ और समय समय पर गांव को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए ऐसे सर्वे करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। वो मेरी बात मान गए थे। गांव में ऐसा छोटा खाली पड़ा मकान मुझे दे दिया गया था। मैं कई सारे जैसे पेपर वहाँ पर लेकर आया था, ढेर सारी किताबें, और उन किताबों में नक्शे बनाए गए थे। उन किताबों में ऐसे रहस्यमय मंत्र लिखे गए थे। मुझे उन सबको याद करना था। उनका यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम होने वाला था। ये ऐसी ऐसी किताबें थी जो देखने में मुझे 50 साल पुरानी लग रही थी। लिखे हुए ये शब्द 50 साल पुराने थे। यह बूढ़ा आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी इन रूहानी चीज़ों पर रिसर्च करते हुए निकाल चुका है। पता नहीं उस प्याले में वो पानी से क्या होगा। ऐसा तो नहीं वो पानी से वो कुछ खास करना चाहता हो, या वो पानी बहुत ज़्यादा कीमती हो, उससे ढेर सारा खजाना मिलता हो। ऐसा तो नहीं। ख्याल मेरे मन में बहुत सारे आए थे, लेकिन पूरा दिन लोगों की परेशानियां जानने के बाद, उसे एक नोटबुक में लिखने के बाद, ये वो काम था जो लोगों को दिखाना था, जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। लेकिन असल में जो काम मैं करने वाला था वो रात के 12 बजे शुरू होता था। रात के 12 बजे बड़े से बैग को अपनी पीठ पर टांग कर, खाने पीने का सामान लेकर, ऐसे मंत्रों की किताबों को बीच में डालकर मैं जंगल की तरफ निकला था। और मुझे रास्ते में गांव का कोई आदमी नहीं मिला। मुझे साफ साफ बताया गया था किसी को कुछ पता नहीं लगना चाहिए। 12 बजे मैं उस खास जगह पहुंच गया था। मुझे लगभग 1.5 किलोमीटर चलना पड़ा था। उस घने जंगल के बीचों बीच उस बिना पत्तों वाले पेड़ के पास खड़े हो जाना है और पहले दिन तो ये करना है, देखना है वहाँ कैसी कैसी रूहानी शक्तियाँ अपना असर दिखाती हैं। मैं इंतज़ार करने लगा और लगभग 2 बजे तक वहाँ कुछ नहीं हुआ। जैसा कि किसी आम जंगल में होता है, बिल्कुल अंधेरा, जानवरों की आवाज़ें। वहाँ मैंने कुछ लाइट लगा डाली थी, लेकिन कुछ भी अजीब चीज़ मुझे देखने को नहीं मिली। जैसा कि मैं मानता था भूत प्रेत नहीं होते, यहाँ भी कुछ ऐसा नज़र नहीं आया। अचानक मुझे वो बिना पत्तों वाले पेड़ के बीच से निकलता हुआ एक आदमी नजर आया। वो बिना पत्तों वाला पेड़ ऐसा लग रहा था जैसे बीच से खोखला हो और एक तरफ पत्तों से जैसे ढका हुआ था। किसी ने पत्तों को हटाया। उस पेड़ के बीच से सफ़ेद कपड़े पहने एक आदमी बाहर की तरफ आया। ये सफ़ेद कुर्ता पैजामा था जिसे पहने वो आदमी उठकर ऐसे बाहर आया जैसे अंदर सो रहा हो। पहले तो अंगड़ाइयाँ लेने लगा, अपनी बाजुओं को ऊपर की तरफ उठाने लगा, फिर अपनी गर्दन को दाईं तरफ बाईं तरफ ले जाने लगा जैसे बहुत ज़्यादा थका हो। उसके बाद वो इधर उधर झांकने लगा, बहुत ज़्यादा खुश था। फिर धीरे धीरे चलकर आगे की तरफ जाने लगा। मुझे यह पता नहीं था
मुझे इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। लेकिन जैसा कि मुझे बताया गया था, जो जो चीज़ वहाँ पर होगी मुझे उसे नोट करना है। धीरे धीरे मुझे क्लूज मिलेंगे। जो आदमी वहाँ पर जाता है उसके लिए अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं। किसी के लिए हो सकता है सीधा चुड़ैल सामने आकर हमला करने लगे, किसी के लिए हो सकता है ऐसी कोई घटना हो ही ना, बहुत कंफ्यूजिंग से इंसान सामने आए और भटकाने की कोशिश करे। तो मुझे भी लगा था हो सकता है इसका भी उसके साथ कोई रिश्ता हो। देखता हूँ ये आदमी करता क्या है। वो कुर्ता पायजामा सफ़ेद रंग का साफ नजर आ रहा था काले घने जंगल में। मैंने देखा वो चलते चलते एक तालाब की तरफ जा रहा था। मुझे लगा यहाँ नहाने वाला तो नहीं, ऐसा तो नहीं है दिन के वक्त सोता है रात के वक्त उठता है। तब तक मुझे कोई रूहानी घटना का अंदाजा तक नहीं हुआ था। लेकिन वो आदमी पानी के बीच चलता चलता अंदर तक गया, मुंह भी पानी के अंदर ले गया था और काफी समय तक बाहर नहीं निकला। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वो मरने के लिए अंदर गया है? सांस कितने समय तक रोकी जा सकती है? 5 मिनट हो गए, कहाँ गया वो? मैं सोच रहा था आखिर वो आदमी कहाँ चला गया, लेकिन वो पानी से बाहर नहीं निकला। 3 बज चुके थे और उसके बाद वहां और कोई घटना नहीं हुई। ये मैंने डायरी में नोट कर लिया। उसके बाद मैं वापस गांव में आ गया। मुझे 12 बजे से 3 बजे का काम ही करना था, उसके सिवा वहां और कुछ नहीं होने वाला था। लेकिन इस घटना को बयां कैसे करता? मुझे वो चांदी का प्याला चाहिए। लेकिन पहले दिन तो मुझे कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला जो अजीब हो। हो सकता है वो आदमी पानी के अंदर गया हो, अंदर कोई पाइप हो जिससे वो सांस लेता रहा, उसे समझ में आ गया हो कोई पीछा कर रहा हो, इसीलिए वो पानी में छिप गया। अब अगले दिन मैं कुछ ऐसा करने की कोशिश करूंगा जिससे पता कर पाऊं, उससे बात करने की कोशिश करूंगा। शायद वो कोई रूहानी घटना के बारे में जानता हो, इस जंगल में क्या होता है शायद उसे पता हो। वो दिन मैंने उस गांव में गुजारा था। गांव वाले कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, ये सब पूरा दिन मैं करता, नाटक करता मैं। मुझे उनके साथ खेलना था, उनका भरोसा जीतना था और रात के वक्त अपना काम करना था। मैंने उनसे ये भी कह दिया था रात के वक्त कभी कभी मुझे चलने का शौक है, मैं सैर करने के लिए निकल जाता हूँ। उन्होंने कहा था जंगल में भूतिया घटनाएं होती हैं, रात को घर से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। और उसके बाद मैं हर किसी से बात करता वो मुझे यही कहता। मैं उन्हें कह देता मुझे भूत से डर नहीं लगता, और ये मैं अपने बचाव के लिए कर रहा था। कल किसी ने मुझे जंगल की तरफ जाते हुए देख लिया, वो बातें ना बनाने लगे, तो पहले से मैंने तरकीब लगा ली। सबकी बातें सुनकर ये भी लग रहा था जंगल में कुछ तो ऐसा होता है जिससे पूरे के पूरे गांव वाले बहुत ज़्यादा डरते हैं। वो रात 12 बजे फिर से मैं उस पेड़ के पास पहुंच गया था। देख रहा था आसपास कुछ अजीब हो रहा हो, लेकिन वहां 1 घंटे तक कुछ नहीं हुआ। 1 बजे उस पेड़ के अंदर से वो सफ़ेद कपड़े पहने आदमी निकला, इधर उधर देखने लगा, फिर मुस्कुराने लगा और फिर से चलकर जाने लगा उस तालाब की ओर। इस बार उसने कोई अंगड़ाइयाँ नहीं ली, देखने में वो साधारण लग रहा था। मैं भी सोचे जा रहा आखिर ये पेड़ से निकलता है और उस तालाब की तरफ जाता है क्या करने। फिर से वो तालाब की तरफ गया और पानी के अंदर चला गया, बाहर ही नहीं निकला 15 मिनट तक। मैं अब पानी के पास था, मैं ढूंढ रहा था कोई ऐसा पाइप जो बाहर की तरफ निकला हो। वो यकीनन पानी के अंदर होगा, सांस लेने की कोशिश कर रहा होगा किसी पाइप के जरिए, पता लग जाएगा नाटक कर रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मैं वापिस आ गया। मैं इंतज़ार करता रहा 3 बजे तक, वहाँ और कोई घटना नहीं हुई। और इस बार मुझे लग रहा था 2 दिन तो मैंने ऐसे ही गुजार दिए। अगर इसी तरह से चलता रहा तो मुझे कुछ जानने को भी नहीं मिलेगा। 2 दिन में कुछ पता नहीं लगा। वापस मैं अपने घर आ गया था और इंतज़ार करने लगा अगले दिन का। पूरा दिन गुजारने के बाद रात को 12 बजे फिर से मैं पेड़ के पास पहुंच गया। इस बार मैं देखना चाहता था यहाँ हो क्या रहा है। वो आदमी जैसे ही पेड़ से बाहर निकला, मैं उसके सामने खड़ा होकर उससे बात करने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन पेड़ से निकलते ही उसने भागना शुरू कर दिया, जैसे किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डर गया हो। मैं उसके पीछे पीछे। आज मैं उससे बात करना चाहता था। वो पानी में चला जाता है, उसके बाद उसे ढूंढा नहीं जा सकता, लेकिन वो इतनी तेज़ भागा, उस तालाब में उसने छलांग लगा दी सीधा पानी के अंदर।
और उसके बाद ना तो उसके हाथ दिखे ना वो खुद दिखा। पानी की वो बड़ी बड़ी लहरें जो फैल रही थी सतह के ऊपर, धीरे धीरे वो भी जैसे हल्की सी होने लगी और कोई आवाज़ नहीं। मैंने पानी में आवाज़ लगाई, भाई साहब कहाँ हो आप कहाँ चले जाते हो, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। वहाँ से कोई जवाब नहीं आया था। मैंने बहुत समय इंतज़ार किया। अब मैं वापस आने लगा। मैं मायूस था। ये तीसरी रात थी, मैं कुछ कर नहीं पाया। जैसे वो हर बार कुछ ऐसा करता है जो मैं सोच नहीं पाता। जैसे ही मैं वापस आया पेड़ के पास, अब मैं देखना चाहता था वो पेड़ के अंदर जो खाली सी जगह बनी हुई है ना, ये सड़ा हुआ खाली पेड़ है, अंदर से निकलता कहाँ से है? क्या कोई सुरंग है? अंदर सोने के लिए कोई जगह बनाई हुई है? नीचे कुछ ना कुछ अंडरग्राउंड एरिया तो होगा ही। मैं अब उस पेड़ के अंदर झांकने लगा तो मैंने देखा वो पेड़ अंदर से खोखला था ही नहीं, अंदर से भरा हुआ था। लेकिन वो आदमी अंदर से निकलता हुआ मैंने अपनी आंखों से देखा था। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे इसका जवाब चाहिए था। लेकिन तब मुझे लगने लगा था ये सच में रूहानी घटना है। ये पेड़ तो बंद है, कोई जगह है ही नहीं अंदर घुसने की, तो वो बाहर कहाँ से निकलता है? यकीनन वो एक भूत है और वो यहाँ से बाहर निकलता है। मुझे कुछ करना चाहिए। मैं जो जानकारी लेकर आया था उसके अनुसार जो साधारण भूत होते हैं वो सफ़ेद रंग के नज़र आते हैं। वो ज़्यादा खतरनाक नहीं होते। भूतों से आप बात कर सकते हैं, कह सकते हैं कि वो एक मृत आत्मा होती है। बातों बातों में उन्हें उलझाना पड़ता है। वो भी चालाकी दिखाते हैं, आप भी चालाकी दिखाओ। ऐसे भूतों को खुद से दूर करने का तरीका ये होता है उन पर हावी हो जाना, उन्हें डरा देना। लेकिन मुझे उससे काम था। मैं उसे डराना नहीं चाहता था, उससे वो काम करवाना चाहता था। मुझे जानना था मुझे वो प्याला कैसे मिलेगा जिसमें वो पानी है रूहानी। मैं वापस घर आ गया था। उस रात मैं सोया, लेकिन अगले पूरे दिन सोचता रहा मुझे करना है तो क्या करना है। रात होते ही 12 बजे मैं सीधा उस पेड़ के सामने खड़ा हो गया था। अगर वो बाहर निकलता तो बिल्कुल उसे मैं पकड़ सकता था। मैं ज़्यादा दूरी पर था ही नहीं। जैसे ही उस पेड़ पर थोड़ी थोड़ी हलचल सी होने लगी, मुझे लगने लगा था वो पेड़ से बाहर आने ही वाला है। कोई दरवाज़ा है या वो इस पेड़ के आर पार से निकल कर आता है। इंसान है या भूत है, आखिर क्या है वो? तभी पीछे से आवाज़ आई, मुझे ढूंढ रहे हो? ये आवाज़ ने मुझे डरा कर रख दिया। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा वो आदमी मेरे सामने खड़ा था। उसे देखते ही मैं चौंक सा गया था, क्योंकि मैं उसका इंतज़ार कर रहा पेड़ के अंदर से। वो तो बाहर खड़ा है। मैंने जवाब कांपते कांपते दिया था, हाँ, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। उसने कहा, तो डर क्यों रहे हो? तुम मुझसे डर तो नहीं रहे ना? मैंने कहा, नहीं, डरूंगा क्यों? मैं थोड़ा सा घबरा गया, क्योंकि मैं सामने से एक्सपेक्ट कर रहा था, तुम एकदम से पीछे से आ गए ना, तो मैं डर गया। उसने कहा, अच्छा तो ठीक है। मुझे लगा तुम इसलिए तो नहीं डर रहे कि मैं एक भूत हूँ। मैं घबराया नहीं। मुझे बताया गया था भूत सामने हो तो उसे कभी भूत मत कहना, साधारण इंसान की तरह बात करना। वो भी साधारण इंसान की तरह बात करेगा, तुम पर भरोसा करेगा। उसके बाद वो मुझसे बातें करने लगा। उसने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने कहा, मैं वैसे ही जंगल में आया हूँ। मैं बस यहाँ घूमना चाहता था। सुना था यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं, तो सोचा मैं भी देख कर आता हूँ। जिंदगी में कभी कोई अजीबोगरीब घटना नहीं देखी। वो हंसने लगा। उसके बाद मैंने उसके बारे में पूछा, तुम अपने बारे में बताओ, यहाँ क्यों घूम रहे हो? उसने कहा, बस घूमने का मन होता है, थोड़ा सा यहाँ आकर घूम लेता हूँ, उसके बाद वापस चला जाता हूँ। और मैंने देखा 1-2 दिन से तुम मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। मैंने उसको कहा, मुझे थोड़ा सा अजीब लगा ना, कैसे पेड़ से निकलते हो। बड़ा मज़ा आया यार, पेड़ के अंदर से निकल कैसे लेते हो? जगह तो है नहीं। उसने कहा, अच्छा तो तुम्हें बताना होगा कि वो पेड़ के अंदर एक रूहानी शक्ति है, रूहानी दुनिया। मैं वहाँ से निकल कर आता हूँ, यहाँ घूमता हूँ, फिरता हूँ, फिर पानी में चला जाता हूँ। और पानी के अंदर से कब मैं इस पेड़ में चला जाता हूँ तुम्हें तो पता भी नहीं लगता होगा। हमारे लिए ये रास्ते आसान होते हैं। तुम इंसान हो ना, तुम्हारे लिए रास्ते मुश्किल होंगे। एक ही रास्ता है तुम्हारे लिए। मैंने कहा, अच्छा मेरे लिए?
तो मुझे उस रूहानी दुनिया में जाने के लिए किस रास्ते का चुनाव करना चाहिए? क्या तुम मेरी मदद करोगे? उसने कहा, हाँ मदद करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। तुम्हें इस पेड़ के अंदर से रास्ता मिलेगा, लेकिन खुद तय नहीं कर सकते। मैं ले जा सकता हूं, मैं वापस ला सकता हूं। जाना चाहोगे? मैंने कहा, हाँ मैं जाना चाहूंगा। मुझे देखना है, रूहानी दुनिया को देखना है, लेकिन मेरे लिए कोई मुसीबत तो नहीं होगी। उसने कहा, नहीं, अगर कुछ गलत नहीं करोगे तो मुसीबत भी नहीं होगी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और उसका हाथ इतना ठंडा था जैसे कोई लाश हो। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था जैसे उसके कपड़े, जैसे शरीर में खून हो ही ना। मैं जानता था ये जिंदा इंसान नहीं है, लेकिन मेरा हाथ पकड़कर उसने अपना हाथ उस पेड़ के अंदर घुसा डाला। लकड़ी के आर पार हो गया, लेकिन मुझे डर था, मैं तो इंसान हूं ना, लकड़ी के आर पार जा पाऊंगा या नहीं, मुझे ये पता नहीं था। लेकिन वो मेरा हाथ पकड़कर खुद तो पेड़ के अंदर गया, मुझे भी पेड़ के अंदर ले गया। मैं उस पेड़ के अंदर गया या उस पेड़ से बाहर निकला, कुछ समझ नहीं आया। मैं उस पेड़ के अंदर की तरफ गया था, लेकिन एक झटके से जैसे पेड़ से बाहर की तरफ निकला। आसपास के पेड़ देखते ही मैं पहचान गया, ये वो जगह नहीं है जहां से मैं पेड़ में घुसा था। पीछे मुड़कर देखा मैंने, पेड़ बिल्कुल वैसा का वैसा ही था, लेकिन आसपास की वो जगह बदल चुकी थी। किसी भी पेड़ पर कोई पत्ता मौजूद नहीं था। आसमान में बड़ा सा चांद निकला हुआ था। आज तो फुल मून भी नहीं था, फिर भी ये चांद इतना बड़ा आसमान में चमक कैसे रहा है? ये कुछ अलग सा लग रहा है। और उस आदमी ने हंसते हुए कहा था, तुम्हारा स्वागत है हमारी दुनिया में। इसे मुर्दों की दुनिया कहा जाता है, ये रूहानी दुनिया। और उस रूहानी दुनिया में आने के लिए तुम्हारा वो रास्ता ये पेड़ ही था। आओ तुम्हें घुमाता हूँ, ये जगह दिखाता हूँ, ये बहुत अच्छी जगह है। वो मेरे साथ साथ चलता गया और मैं उन पेड़ों को देखकर एहसास कर पा रहा था, ये मेरी दुनिया नहीं है। अजीब अजीब सी वो चीज़ें दिख रही थी। दूर दूर लगी हुई वो आग, ऊपर उठ रहा वो धुआं, और चांद की ये रोशनी कोई अंधेरी रात जैसी नहीं थी, दूर दूर तक साफ दिख रहा था। बस कह सकते हैं कि सूरज की रोशनी से कम थी, लेकिन फुल मून से बहुत ज़्यादा रोशनी। मैं उन पेड़ों के बीच से निकलता निकलता जैसे उन हवा में लहरा रहे कणों के बीच से ऐसा एहसास कर पा रहा था जैसे कहीं मेरी सांस ना घुट जाए, और ये कण ऐसे लहरा रहे हैं जैसे पानी में मिट्टी लहराती है ना। ऐसा लग रहा था मैं पानी में हूं, लेकिन मैं सांस ले पा रहा था। मैं उसके पीछे पीछे ही था, तभी मेरी कलाई किसी ने पकड़ डाली। मैं एक पेड़ के पास से गुजर रहा था, वहां कुछ भी नहीं था। अचानक किसी जैसे लड़की ने मेरी कलाई पकड़ी। वो पेड़ से चिपकी हुई थी, पूरी काले रंग की। यहाँ पेड़ भी बिल्कुल उसके जैसे काले ही थे, लेकिन जब वो हंसी, सफ़ेद सफ़ेद दांत और सफ़ेद सफ़ेद आंखों की पुतलियाँ दिखी। कलाई पकड़ ली और मैं थोड़ा सा चीखा। वो आदमी जल्दी से मेरे पास आया और कहने लगा, अरे तुम तो डर गए, इसने डरा कर रख दिया ना। और वो लड़की हंसती हुई जिंदा की खुशबू, ये जिंदा है। वो आदमी ने कहा, हाँ ये जिंदा है, पहले कभी इस दुनिया में कोई जिंदा आदमी नहीं देखा। वो जैसे मेरे शरीर को सूंघ रही थी, छाती के पास, कान के पास से। मेरे करीब कभी कोई लड़की नहीं आई। मेरे अंदर की भावनाएं भी जाग रही थी, लेकिन अचानक उस आदमी ने कहा, ये एक चुड़ैल है, लेकिन फिक्र मत करो, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। यहाँ भी कुछ नियम हैं, उन नियमों का पालन सबको करना पड़ता है। ये अगर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी, फिर खुद ही भुगतेगी। वो लंबे लंबे नाखून मेरे शरीर पर गड़ाना चाहती थी, लेकिन जैसे उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, वो बड़े प्यार से नाखून को मेरे शरीर में गड़ाने की कोशिश करती, फिर जैसे खुद को रोक लेती, मुस्कुराई और कहने लगी, मेरे दोस्त, घूमने आए हो तो अच्छे से घूमना, मेरी जैसी कई चुड़ैलें तुम्हें और नजर आएंगी। सबसे दोस्ती करने की कोशिश करना, यहाँ सब दोस्त ही हैं, तुम मेहमान हो ना, तुमसे सब इज्जत से ही बात करेंगे। वहां आगे मुझे एक पिशाचों का झुंड भी मिल गया।
वो मैदानी इलाका था, बीच में आग जला रखी थी और उस आग से जैसे आत्माएं बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करती, लेकिन वो पिशाच अपनी शक्ति से उन्हें दोबारा आग में घोंप देते। वो पारदर्शी सी आत्माएं थी, चीखें मार रही थी, लेकिन वो दर्द वाली चीखें नहीं थी। ऐसा लग रहा था वो खुशी से चिल्ला रहे हों। आग के बीच खुद को जलते हुए देख कैसा एहसास हो रहा होगा उन्हें। लेकिन वो पिशाच देखने में बेरहम लग रहे थे, एक दूसरे को पकड़ पकड़ कर ऐसे फेंकते। एक पिशाच ने दूसरे का सर धड़ से अलग कर दिया था, दूर फेंका, और उसका धड़ अपने सर को ढूंढ रहा। वो पिशाच तब भी जैसे खत्म नहीं हुआ था। देखने में साफ पता चल रहा ये पंख वाले वो प्राचीन पिशाच है। उन्हें देखते ही मैंने नजरें एक तरफ कर ली, जैसे हम किसी कुत्ते को देखकर करते हैं ना कि वो कुत्ता हमें काट ही ना ले, हमने तो उसे देखा ही नहीं। उसी तरह से मैंने पिशाचों की तरफ नजरें की ही नहीं, नजरें जल्दी से घुमा ली। वो सब मेरी तरफ देखने लगे थे। मैं कांप रहा था, डर रहा था। मैं एक ऐसी दुनिया में था, एक ऐसे भूत से दोस्ती करके आया था। मुझे किसी पर भरोसा नहीं होना चाहिए, लेकिन करना पड़ रहा था। पिशाचों ने मुझे घेर लिया था और उसके बाद एक एक करके मुझे सूंघ कर कहने लगे, जिंदा जिंदा इंसान की खुशबू। जिंदा इंसान यहाँ क्या कर रहा है? तभी उस सफ़ेद कपड़े वाले भूत ने कहा, ये मेरा दोस्त है, यहाँ पर आया है, मेहमान है, नुकसान तो नहीं पहुँचाओगे? तभी उन पिशाचों ने हंसते हंसते कहा, नहीं पहुँचाएंगे, तुम नियम जानते तो हो। ये कहकर उन्होंने मुझे आगे की तरफ जाने दिया। तब वो भूत से मैंने पूछा था, अगर मान लो कि तुम इधर उधर चले गए, मैं अकेला रह गया, क्या ये मुझे नुकसान पहुंचाएंगे? उसने कहा, पहुंचाने की कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन तुम मुकाबला करना। जब उन्हें पता लग जाएगा कि तुम जिंदा हो, उसके बाद कोई कुछ नहीं करेगा। ये दुनिया मुर्दों की है, शैतानों की है। यहाँ जिंदा का कोई काम नहीं होता, और जब जिंदा आते हैं तो मेहमान बनकर ही आते हैं। इस दुनिया में उनका कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता। जैसे तुम्हारी दुनिया में जब तुम मर जाओगे तो दूसरी दुनिया में चले जाओगे ना, उसी तरह से ये मुर्दों की दुनिया है। यहाँ तुम सुरक्षित हो, कोई मारने की कोशिश भी करे तो मार नहीं सकता। ये एक नियम है। यहाँ तुम्हारा जो शरीर है ना, वो अमर के समान है, लेकिन बहुत शक्तिशाली नहीं। इसीलिए ऐसा कुछ मत करना जिससे किसी को नुकसान हो, कि तुम नहीं मर सकते तो जो मर्जी करना चाहो करोगे। ऐसा नहीं, यहाँ बहुत कुछ ऐसा तुम्हारे साथ हो सकता है कि तुम मरोगे तो नहीं, लेकिन फंसे रह जाओगे। ये बात ने मुझे हिलाकर रख दिया था, और मैंने सर हिलाकर कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। और उसने मुस्कुरा कर कहा, अरे डर क्यों रहे हो? मैं डराना नहीं चाहता था, बस बता रहा था। जानता हूँ तुम अच्छे इंसान लगते हो। उसने मुझे वहाँ कुछ घुमाया और मैं उसे कहने लगा, तो 3 बजे का वक्त हो रहा है, मैंने सुना है ना 12 बजे से 3 बजे का रूहानी वक्त होता है। उसने कहा, रूहानी वक्त तो होता है, लेकिन वो तुम्हारा समय है। तुम यहाँ जिस समय इस पेड़ के अंदर आए ना, तुम्हारी दुनिया का समय रुक गया। यहाँ की दुनिया का समय बढ़ता रहता है। यहाँ से मैं किसी भी समय में जा सकता हूँ, लेकिन तुम जिस समय अंदर घुसे थे उसी समय बाहर निकलोगे, भले ही यहाँ कई दिन बिता दो। इसीलिए तो कह रहा हूँ, तुम मरोगे नहीं। समय ही नहीं चल रहा तो मरोगे कैसे? लेकिन कैद हो सकते हो हमेशा के लिए, उससे बचकर रहना। तो मैंने उसको कहा, मतलब यहाँ मैं जितने भी दिन बिताऊं, जितना भी समय बिताऊं, अपने समय में बाहर आ जाऊंगा। मतलब मैं ज़्यादा समय यहाँ रह सकता हूँ, घूम सकता हूँ, अच्छे से जो करना चाहता हूँ कर सकता हूँ। उसने कहा, हाँ बिल्कुल तुम कर सकते हो। उसके बाद मैं उसके साथ चलता गया। वहाँ मुझे डरावने खंडहर दिखाए गए, ऐसे अजीबो गरीब इलाके दिखाए गए जहाँ चुड़ैलों का वास था, पिशाच थे, उड़ते हुए दैत्य नजर आए थे मुझे, पंख वाले ऐसे दैत्य जो बादलों को चीर रहे थे, वो चांद को काला कर सकते थे। ऐसी डायनें मौजूद थीं जिनकी शक्ति उन्हें बड़े बड़े राक्षस बना सकती थी। ऐसे ऐसे सांप नजर आए जो इंसान का रूप धारण कर सकते थे। मुझे यहाँ छलावे भी दिख रहे थे,
ऐसे ऐसे छलावों से मैंने दोस्ती की जो मुझे रूप बनाकर दिखा रहे थे। वो उन रूप को भी बना सकते थे जो सेलिब्रिटी थे, उनका रूप बनाकर मुझे हंसाते। मैं कई दिनों तक वहीं पर था, दोस्ती बनाता जा रहा था। एक छलावा भी मेरा दोस्त बना था जो बिल्कुल मेरे जैसा दिखने लगा था। उसका कहना था वो जिंदा जैसा दिखना चाहता है। उसने बिल्कुल मेरा रूप धारण कर लिया था। उसके बाद लगभग एक हफ्ता बिताकर मैं पेड़ से बाहर आया था और उसी रात में निकल आया था। बस एक ही तो मिनट हुआ था। मैं वापस घर गया। अगली रात फिर से उस भूत को मिला, वो अपनी दुनिया में लेकर गया। मैं नए नए इलाकों में घूमता गया, लेकिन उससे सवाल पूछने की हिम्मत तक नहीं थी। जिस प्याले को ढूंढने के लिए आया था वो प्याले की बात उससे कर नहीं सकता था, मुझे यही बताया गया था। मैं बस यहाँ घूमता रहा, प्याले को ढूंढता रहा। ढूंढते ढूंढते एक बार जब उस भूत से काफी दूर था, अकेले घूमा करता था। मुझे लगभग बहुत ज्यादा थे जो जानते थे भूत पिशाच। मैं एक ऐसे खंडहर में गया, वहां एक बूढ़ी औरत मुझे दिख रही थी। वो बूढ़ी औरत के हाथ में हड्डियां थीं और हड्डियों के साथ एक प्याला। वो चांदी का प्याला देखते ही मेरी आंखें चमक गई थी। जैसे ही उस प्याले को देखा, इसे ही तो मैं लेने आया था। इतनी मुसीबतें सहने के बाद इस दुनिया में ये प्याला तो आसानी से मिल गया, लेकिन क्या इसे लेना उतना आसानी भरा होगा? मैं सोचता रहा, बहुत समय सोचा। मैं बाहर आ गया, फिर प्लान बनाने लगा। मुझे क्या करना चाहिए? बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अकेले आऊँगा, उस बूढ़ी औरत से बात करने की कोशिश करूँगा कि मुझे वो प्याला चाहिए। मैं जब उस खंडहर में गया, उस बूढ़ी औरत ने मुझे दोबारा देख लिया और मुस्कुराकर खुद कहा, प्याला लेने आए हो? सबसे कीमती चीज प्याला लेने आए हो? मेरे होश उड़ गए थे, जैसे उसने मेरा मन पढ़ लिया हो। लेकिन अब मैं क्या करता? बात शुरू हो गई है तो बात आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं ना। हाँ, वैसे क्या आप मुझे ये प्याला दे सकती हैं? बदले में कुछ मांगेगी तो नहीं? उसने कहा, मैं बदले में क्या मांगूंगी, ले जाओ प्याला। ये अजीब सा प्याला मेरे किस काम का? चमकदार था तो हाथ में पकड़ लिया, अब तुम ले सकते हो। ये प्याला यहीं पर रहता है, कहते हैं कोई मुर्दा इसे यहाँ से बाहर नहीं ले जा सकता, अपने आप ये प्याला यहीं पर पहुँच आता है। मैं तो ले जा नहीं सकती, अगर तुम जिंदा हो तो ले जाने की कोशिश कर लो, पहले जिंदा होकर आओ। मैंने हाथ आगे बढ़ाया, उसने प्याला पकड़ा दिया। उसे लग रहा था मैं मुर्दा हूँ। मैं जैसे ही खंडहर से बाहर निकला, उसके होश उड़ गए। वो पीछे से कहने लगी, तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो। लेकिन मैं तो वहां से जल्दी से निकलना चाहता था। मैं पेड़ के रास्ते से वापस पहुंचना चाहता था। उस प्याले में अपने आप पानी भर गया और वो पानी छलक भी नहीं रहा था। जितना मर्जी हिलाओ वो पानी नहीं छलकता था। मैं जब उस पेड़ के करीब पहुंचने वाला था, वो भूत सफेद कपड़ों वाला सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, प्याला कहाँ लेकर जा रहे हो? प्याला कहाँ लेकर जा रहे हो? मेरा चेहरा उतर गया था। मैं पकड़ा गया। अब मैं क्या करूं? कहीं ये मुझे यहाँ कैद तो नहीं कर लेगा? ये कह रहा था ना यहाँ कैद किया जा सकता है। मेरी जबान कांप रही थी और वो सवाल पूछे जा रहा था, प्याला कहाँ लेकर जा रहे हो? मैं कहीं नहीं, कहीं नहीं। वो मेरी कांपती हुई जबान देखकर मुझे कहने लगा, तुम्हें खुद पता नहीं है तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? मैं पता कर गया। तुमने जबान नहीं खोली, मैं पहचान गया। और ये बात ने मेरे होश उड़ा दिए। मुझे मौत दिखने लगी थी, लेकिन वो मुस्कुराकर कहने लगा, मेरे दोस्त, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त बने हो। तुम्हारी मदद मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? उसने मुझसे एक काम करने को कहा। मैं तुम्हें ये प्याला ले जाने दे सकता हूँ। तुम्हें छोटा सा काम करना होगा, यहाँ से बाहर निकल जाना। लेकिन जो तुम्हें प्याला लाने के लिए भेज चुका है उसे मत बताना। छोटा सा काम, क्या तुम करोगे? मैं तुम्हें जाने दूंगा। मैंने हामी भर दी, मैं बचना चाहता था। उसने कहा,
ये मेरा छोटा सा कपड़ा है, इसका एक धागा इस प्याले से बांध दो, और इस प्याले को जब तुम अपने उस आदमी को दोगे जिसने तुम्हें भेजा है, बस उस प्याले को अपने हाथ में पकड़कर उसे ये पिलाने की कोशिश मत करना। जैसे ही वो पीने लगे बस हाथ को थोड़ा सा पीछे खींच लेना। क्या तुम बस इतना छोटा सा काम मेरे लिए करोगे? मैं उसे दोस्त मानता था, सच में उसने मदद बहुत की थी और जाने के लिए बस ये छोटा सा काम करने को कह रहा था। मैंने कहा ठीक है। उसने ये तक मुझे बता दिया कि वो प्याले से पानी पिएगा, वो बूढ़ा आदमी। उसने वो धागा उस प्याले पर बांधा, मुझे जाने दिया। वो प्याला लेकर मैं जैसे ही अपनी दुनिया में आया सीधा पहुंचा गांव। उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। अगली सुबह मैं गांव से निकला। मैंने कहा मैं सारे काम कर चुका हूं। गांव वालों को अलविदा कहने का समय तक नहीं था। फ्लाइट से सीधा मैं बिहार पहुंच गया था और वो बिहार में ही अब भी मौजूद था, मेरा इंतज़ार कर रहा। जैसे ही मैं उसके उस बंगले में पहुंचा, उसने सभी को छुट्टी दे दी थी। उसके बाद वो मुझे कह रहा था कि मैं उससे अंधेरे में मिलूं। रात तक इंतज़ार करवाया उसने और उसके बाद वो रात को मुझे मिला। प्याला देखकर उसकी आंखें चमक गई और खुश होकर कहने लगा, वाह ये हुई ना बात। ये लो, ये मोबाइल से मैंने 50 लाख तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। तुम्हारे माँ बाप निकालें, तुम निकालो, जो निकालना चाहता है निकाल सकता है। पैसे मैंने भेज दिए, तुमने काम किया, मैंने तुम्हारा काम कर दिया। बस मेरा एक और छोटा काम करो, इस प्याले से पानी मुझे पिलाओ। अपने हाथ से पिलाओगी ना? मैंने कहा जी पिलाऊंगा, बस आपको भी थोड़ा सा प्याला पकड़ना होगा। उसने कहा ठीक है। मैंने हाथ से प्याला उसके मुंह की तरफ किया, उसने वो प्याला पकड़ा। मैंने हाथ जैसा कि उस भूत को कहा था पीछे खींचने हैं, पीछे थोड़े से खींचे। वो प्याले से पानी पीकर बूढ़ा आदमी हंसने लगा। काम कर दिया जो बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल काम कर दिया तुमने। पता है तुमने क्या किया है? अब देखना 1 मिनट में जवाब मिलता है। मैं घबरा गया। वो मुझ पर हंस रहा था। कहीं मैंने कुछ ऐसा तो नहीं किया जिससे मुझे नुकसान होगा। मैं 1 मिनट तक रहा और उसके बाद वो बूढ़ा आदमी ज़मीन पर गिर गया था और उसके बाद वो दोबारा उठकर खड़ा हुआ, अपने शरीर को देखने लगा और फिर मेरी तरफ देखकर हंसने लगा, मुस्कुराने लगा। मैं उसको पूछ रहा था क्या हुआ, आप हंस क्यों रहे थे? मुझे बताइए, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? 1 मिनट चुप होने को कहा था, मैं चुप रहा, अब तो बताइए। और सामने से उसने कहा मेरा काम तुमने कर दिया, वाह मेरा काम तुमने कर दिया। आ गया मैं इस दुनिया में वापस मेरे दोस्त। आवाज नहीं पहचान रहे? मैं तुम्हें लेकर गया था अपनी उस दुनिया में। मैं भौंचक्का सा हो गया। ये क्या सर, आपकी आवाज बदली हुई क्यों है? और वो बूढ़ा आदमी, मेरी आवाज बदली है क्योंकि आत्मा बदल चुकी है। जब आत्मा बदली है तो आवाज भी तो बदलेगी मेरे दोस्त। तुझे भी बचा लिया और मेरा काम भी हो गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उसको कहा मुझे बताओ क्या हुआ, मैं समझ नहीं पा रहा, तुम्हारी आवाज वो भूत जैसी कैसे हो गई? उसने कहा भूत जैसी इसलिए हुई क्योंकि मैं वही तो हूं, इस बूढ़े के शरीर में आ गया। अब तुम्हें पूरी बात बताता हूं। ये साला बूढ़ा बड़ा चालाक था। हमारी दुनिया का वो प्याला जिसमें वो रूहानी पानी होता है जो आत्मा बदल सकता है, जो उसे लेकर जाता है, जिसे पिलाता है, आत्मा अदले बदली हो जाती है। और देखो हाथ से प्याला गायब ना, वो उसी खंडहर में पहुंच गया होगा या खंडहर से कहीं और चला गया होगा। बस जो आदमी वहां जाता है उसे कुछ होता तो नहीं, वो प्याले को लेकर आता है, पानी जिसे पिलाता है, आत्मा अदली बदली हो जाती है। ये साला बूढ़ा पिछले 200 सालों से ये काम करता आ रहा था। किसी न किसी को भेजता वहां पर, प्याले में पानी भरवाता और जो लेकर आता उससे आत्मा बदल देता। ये खुद जवान बन जाता और उस बेचारे को बूढ़ा कर देता।
तुझे भी बूढ़ा करना चाहता था ये। तेरे हाथों से वो प्याले का पानी पीना चाहता था। मुझे इसके बारे में पता तो था, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि कब ये आता है, और हर बार ये जिस आदमी को भेजता होगा वो किसी और से मिलता है, और मैं भी ज़्यादा समय से उस दुनिया में नहीं हूँ, बस ये किस्से के बारे में सुना था। लेकिन मुझे क्या पता था ये मौका बन जाएगा। वो तेरे हाथ से वो प्याले का पानी पीकर तुझसे आत्मा बदलना चाहता था। मैंने धागा बांधकर खुद से आत्मा बदल ली। अब भटक रहा होगा उस दुनिया में, सोच रहा होगा अब क्या करूं। धीरे धीरे नहीं मरा, सीधे फटैक से मर गया। अब ये शरीर मेरा, और मेरे दोस्त ये शरीर काफ़ी अमीर लगता है। तुझे फ़ायदा तो मैं बहुत करवाने वाला हूँ। सारे राज से पर्दा उठ गया था। मुझे 50 लाख ज़रूर मिल गए थे, लेकिन दाव पर मेरी आत्मा को लगाया गया था। झूठ बोला गया था मुझसे। मैं उस बंगले से बाहर आ गया था। वो 50 लाख से 15 लाख मैंने निकाले और वो ज़मीन वापस हो गई। उसके बाद 10 लाख वहाँ छोटा सा घर भी बना लिया। मैं अब भी 25 लाख अपने अकाउंट में रखे बैठा था। सोच रहा था भविष्य में कुछ करूँगा, लेकिन 1 करोड़ उस अकाउंट में फिर से आ गए, और मैं जानना चाहता था कैसे। और मुझे मेरे घर आकर वो बूढ़ा आदमी मिला। सबको लग रहा था वो मेरा दोस्त बन गया। वो बूढ़े आदमी को मैं पसंद बहुत आया। असल में उसके अंदर जो भूत था वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, जो मेरा भविष्य बदलने वाला था। आज मेरे पास सिर्फ वही ज़मीन नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं। बैंक बैलेंस भी बहुत ज़्यादा है, और वो बूढ़े शरीर में भी बहुत खुश रहता है। लोग सोचते हैं ये बूढ़े को कौन सी जवानी चढ़ी है जो इस तरह घूमता फिरता रहता है। वो मेरा दोस्त है, मेरी मुसीबतें दूर कर चुका है, लेकिन मैं अब भी ये सोचता हूँ वो बूढ़े की आत्मा जो दूसरी दुनिया में होगी वो क्या सोच रही होगी।